देखो, तो लास्ट क्लास में चतुर्भुज के बारे में पढ़ाया गया, चतुर्भुज के अव्यय के बारे में पढ़ाया गया और चतुर्भुज के कोण योग गुण के बारे में पढ़ाया गया। ये तीनों क्या है? चतुर्भुज एक बताया गया कि ऐसी बंद आकृति जिसमें चार भुजाएं हो, है ना। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है चतुर्भुज चार भुजा होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि चार भुजा क्या होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए, ठीक। दूसरा चीज, चतुर्भुज के अव्यय में क्या पढ़ाया गया? चतुर्भुज के अव्यय में आपको दो तीन बातें पढ़ाई गई जो आपको चतुर्भुज समझने के लिए जरूरी है। पहला चीज क्या बताया गया? सम्मुख भुजा क्या होती है। फिर बताया गया सम्मुख कोण क्या होते हैं। फिर बताया गया आसन्न भुजा क्या होती है। फिर बताया गया आसन्न कोण क्या होते हैं। उसके बाद पांचवा चीज पढ़ाया गया विकर्ण क्या होता है। तो ये पांचों चीज आपको पता होना चाहिए। सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, आसन्न भुजा, आसन्न कोण और विकर्ण, ठीक है। ये पांचों चीज के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ाया गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? चतुर्भुज के कोण योग गुण। मतलब मैं अगर कोई भी चतुर्भुज बना दूं, किसी भी तरीके से आप एक क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बनाते हो, तो इसके सभी कोणों को जोड़ने पर, अगर मैं इसके सभी कोणों को जोड़ दूं, कोण एक, कोण दो, कोण तीन और कोण चार, तो सभी कोणों को जोड़ने पर कितना मिलेगा आप लोग ही बताओगे। ये तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो आप लोग ही चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे कि सभी कोणों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा। अच्छा, यूट्यूब के बारे में लास्ट में दिया जाएगा, ठीक है। क्लास के एंड में मैं लिंक दे दूंगा, आप लास्ट में याद दिला देना। तो 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो सभी कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री आपको मिलेगा। तो इतना चीज आपको ध्यान में होना चाहिए, तभी आज की क्लास में सभी चीज आपको समझ में आएगी। चलिए, तो अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और इसका आंसर आपको पता है पोल सेक्शन में ही देना है। तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, चतुर्भुज एबीसीडी में आपको कोण डी का मान पूछा जा रहा है कि कोण डी का मान बताए, और काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो और आंसर करो जल्दी से। कोण डी का मान कितना सर होगा? जी दोबारा बता दो, हमारी क्लास अभी अभी शुरू हुई। हाँ, तो अभी कुछ नहीं पढ़ाया गया, लास्ट क्लास की चीज है ये। अभी कुछ भी पढ़ाया नहीं गया है, अभी तो क्लास शुरू ही की है। और क्लास में हमेशा टाइम पे आने की कोशिश करो, 5 मिनट पहले ही आ जाओ। तो चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी का मान बताओ, और पोल सेक्शन में आंसर जरूर करो जाके। अगर आपके मोबाइल में पोल का ऑप्शन आता है तो आंसर जरूर करेंगे। 10 सेकेंड और रुक रहा हूँ, काफी आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकेंड और है आपके पास। 10 सेकेंड बाद मैं पोल को एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलो, 5 सेकेंड और रुक रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और चैट सेक्शन अब ओपन है। तो अब आप चैट में भी आंसर लिख सकते हो। देखो, यहां पर आपको कोण डी का मान पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, अगर तीन कोण के मान आपको पता है तो चौथा कोण आप निकाल सकते हो। तो यहां पर तो मैं देख रहा हूं दो ही कोण के मान मुझे पता है, कोण ए और कोण बी। कोण सी के बारे में कोई बता सकता है क्या कि कोण सी का मान कितना होगा? कोण सी का मान कितना होगा? कोण सी के बारे में बताओ, कोण सी का मान कितना होगा? बिल्कुल, तो कोण सी का मान 80 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? कोण सी का मान 80 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है ये दोनों कैसे कोण हैं। मैंने ये बताया था कि अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो आमने सामने वाले कोण को क्या कहते हैं? आमने सामने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और इनके मान बराबर होते हैं, है ना। तो अगर ये x डिग्री है तो यह भी x डिग्री होगा। तो ये बताया गया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण 80 डिग्री है तो इसके अंदर वाला भी
80 डिग्री होगा। तो ये कोण सी के बारे में तो आपको पता चल गया 80 डिग्री है। अब यहां से आप क्या करोगे, चतुर्भुज एबीसीडी में आप लिखोगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इनका योग 360 डिग्री, है ना। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इन सभी के योग 360 डिग्री हो जाएंगे, कोण डी था। अब जिसके जिसके भी मान आपको पता है इसमें आप भर दो, ठीक है। कोण ए का मान आपको पता है 70 डिग्री, तो मैंने यहां पर लिख दिया 70 डिग्री। कोण बी का मान मुझे पता है 110 डिग्री, तो मैंने लिख दिया 110 डिग्री। कोण सी का मान आपको पता है 80 डिग्री, और कोण डी तो आपको सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। अब बताओ 70, 110 और 80 इनको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, इन तीनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, तो इन तीनों को जोड़े हो गए आप तो आपको 260 मिलेगा। तो 260 प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो यहां से आप कोण डी बड़ा आसानी से ज्ञात कर सकते हो, 360 माइनस 260 डिग्री यानी 100 डिग्री, है ना। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये समझ में आया या नहीं आया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर क्यों होगा, ये समझ में आया या नहीं आया। तो 3 कोण के मान दिए गए थे, चौथा कोण आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब सुनो ध्यान से। लास्ट क्लास में आपको 6 प्रकार के चतुर्भुज के नाम बताए गए थे, और ये बोला गया था कि एक एक करके सभी चतुर्भुज को हम लोग पढ़ने वाले। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला चतुर्भुज क्या है आपके पास, समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज दिखता कैसा है, और समलंब चतुर्भुज में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, मतलब उसके गुण क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा अगर अपना माइक ऑन रखा है तो अपना माइक बंद कर दो, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। चलो, तो यहां पर देखो, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं के एक युग्म समांतर होते हैं। अच्छा, एक युग्म का मतलब क्या हुआ, एक युग्म का मतलब एक जोड़ा हुआ, एक युग्म का मतलब एक जोड़ा हुआ। अच्छा, एक बच्चा अभी है जो अपना माइक ऑन रखा है, अपना माइक आप बंद कर दो। चलो, एक युग्म का क्या मतलब हुआ, एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब दो, दो सम्मुख भुजा क्या होंगी, समांतर होगी। अब देखो ये दिखेगा कैसे, अगर सिर्फ डेफिनेशन पढ़ोगे, परिभाषा पढ़ोगे तो आपको सारी चीज नहीं समझ में आएगी, आपको उदाहरण से समझ में आएगा। अगर मैं इस तरीके से एक चतुर्भुज बना रहा हूं तो यह सबसे पहले मैं पूछूंगा कि ये चतुर्भुज है या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ यह तो एक चतुर्भुज है ना। अब मैं कह रहा हूं कि ये चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी डी। तो इसका नाम है ए बी सी डी, जिसमें ए बी और डी सी ये दोनों लाइन जो आपको दिख रही है, जिसे मैं अभी हरे कलर से बना रहा हूं, तो ये दोनों भुजा क्या है, सम्मुख भुजा है, आमने सामने की भुजा, और ये दोनों समांतर है। तो बताओ ए बी और डी सी समांतर है या नहीं, हाँ या ना बताओ, ए बी और डी सी समांतर है या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ ए बी और डी सी समांतर है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ ए डी और बी सी भी समांतर है क्या, समांतर है या नहीं, ए बी और बी सी समांतर है या नहीं, ए डी और डी सी। तो ए डी और बी सी समांतर नहीं है, ठीक है ना। तो आपको साफ दिख रहा है ए डी और बी सी समांतर नहीं है, मतलब एक ही जोड़ा समांतर मिला है ना, एक ही जोड़ा मुझे समांतर मिला, दो भुजा समांतर मिली। तो ऐसे चतुर्भुज को ही हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो समलंब चतुर्भुज आप ऐसे ही पहचानोगे, दो भुजा समांतर दिखेगी, है ना। तो एक यहाँ पर डेफिनेशन अब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म मतलब एक जोड़ा समांतर होगा। चलो, और किसी तरीके से बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप ऐसे भी बना सकते हो। यहां पर जो अभी चतुर्भुज आपको दिख रहा है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ठीक है, तो इसे हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, पी क्यू आर एस। इसे समलंब चतुर्भुज बोलोगे या नहीं बोलोगे, हाँ या ना। तो ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है पी क्यू आर एस,
यह समलंब चतुर्भुज है या नहीं है, बस हाँ या ना में आंसर करो। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल यह एक समलंब चतुर्भुज है, कुछ क्योंकि उसमें मुझे दो भुजा समांतर दिख रही है। ठीक है, चार भुजा होती है उसमें से दो भुजा समांतर दिखनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कैसे, ये क्यों नहीं समझ में आता, पी क्यू और एस आर समांतर है ना, ये पी क्यू और एस आर समांतर आपको दिख रहा है। मैं कह रहा हूं पी क्यू और एस आर ये दोनों समांतर है, और जो दो भुजा मैं अभी ब्लैक कलर का बना रहा हूं पी एस और क्यू आर ये दोनों समांतर नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। प्रवीण समझ में आया? प्रवीण आप बताओ समझ में आया या नहीं आया, चैट में लिखकर बताओ यस या नो। ठीक है, तो यहां पर दो भुजा समांतर दिखनी चाहिए। हाँ क्या डाउट है आपका परवीन, आप माइक ऑन करके बताओ। परवीन कुमार। सर पी क्यू सर छोटी रेखा है और एस आर तो सर बड़ी है, बट हाँ यहाँ पर देखो, अब इस वाले में देखो ए बी छोटी रेखा है और डी सी बड़ी रेखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों बराबर होने चाहिए, समान नहीं बोल रहा, समांतर बोल रहा हूँ। समांतर मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब दो रेखा अगर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे उसे समांतर कहते हैं। तो ए बी भी छोटी है और डीसी बड़ी है ना, तो मैं क्या कहूंगा, समांतर होने चाहिए। तो बस पी क्यू और एस आर समांतर है कि नहीं, मैं ये बताया था ना कि अगर इस तरीके से तीर लगाया हुआ है तो इसका मतलब वो दोनों समांतर है। तो पी क्यू और एस आर समांतर है, इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है। अब समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ वेरी गुड। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि समांतर होना चाहिए, बस समान और समांतर में अंतर है, बराबर नहीं बोल रहा। ठीक है, बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, समांतर होने चाहिए, तो इन दोनों ही को आप क्या कहोगे, समांतर चतुर्भुज कहोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ बना के भी दिखाया गया है, ए बी और सी डी समांतर है तो इसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के और भी एग्जाम्पल्स देख लो। तो इस तरीके से भी अगर मैं बना रहा हूं तो ये सभी के सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। सभी में क्या दिखेंगे आपको, दो भुजा समांतर दिख रही है। ठीक है, दो भुजा सभी में समांतर दिख रही है। ये वाली इसके समांतर है, इस वाले अगर मैं देखो तो आप क्या कहोगे, ये दोनों भुजाएं समांतर दिख रही है ना। बड़ी और छोटी हो सकती है लेकिन समांतर होनी चाहिए। तो ये जो तीर का निशान बना हुआ है, तीर का निशान बताता है कि ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। ठीक है, तो दो भुजा समांतर है सभी में, तो ये सभी के सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। सभी के सभी क्या है, सॉरी समांतर नहीं समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, सभी को क्या बोलोगे, समलंब चतुर्भुज बोलोगे, ट्रापेजियम बोलोगे। ठीक है, चलो अब क्या होगा, समलंब चतुर्भुज तो आपने समझ लिया। समलंब चतुर्भुज आप देख के पहचान लोगे कि समलंब चतुर्भुज होता कैसा है। अब हम लोग समलंब चतुर्भुज के गुणों के बारे में पढ़ते हैं कि और आपको क्या जानना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, समांतर भुजाओं के बीच बने क्रमागत अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहेंगे, समांतर भुजाओं के बीच क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक समलंब चतुर्भुज बनाता हूं। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक समलंब चतुर्भुज बनाता हूं, इसका नाम दे दिया गया ए बी सी डी। चलो अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं सभी लोग चैट में लिखकर बताओगे। ठीक है, ये बताओ कोण ए, सभी लोग अब कोण ए को देखेंगे और कोण डी, कोण ए और डी ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, समांतर भुजाओं के बीच में स्थित है या नहीं है, हाँ या ना। ए और डी समांतर भुजा के बीच में स्थित है या नहीं है। देखो कैसे समझोगे, यहां पर इन दोनों भुजाओं को देखो, कोण ए यहां पर और कोण डी यहां पर, ये दोनों जो भुजा है ए बी और डी सी समांतर है, एक ही रेखा पर नहीं है। कोण ए देखो, कोण डी को देखो, कोण ए यहां पर है, ठीक है, और कोण डी यहां पर है, अलग अलग रेखा पर है ना, दो समांतर रेखा के बीच में है।
दो समांतर भुजाओं के बीच में है, तो हम इसे क्या कहेंगे, दो समांतर भुजा के बीच वाले कोण है। देखो इन दोनों के बीच का मतलब ये पार्ट हुआ है ना। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, कोण ए और डी दो समांतर भुजाओं के बीच में स्थित है और ये दोनों क्रमागत है। क्रमागत का मतलब क्या, लगातार होने चाहिए। क्रमागत तो काफी आसानी से आप देख रहोगे, लगातार कोण होने चाहिए। तो ऐसे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो मैं क्या कहूंगा, कोण ए और कोण डी को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहेंगे कोण ए और डी को 180 डिग्री इनका योग होगा। अच्छा, और भी उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, मैं एक और समलंब चतुर्भुज बनाऊंगा। ठीक है, मैं वही वाला समलंब चतुर्भुज फिर से बना दे रहा हूं। अब इसका नाम दे दिया गया ABCD। अब देखो कोण बी को और कोण सी को, तो कोण बी और कोण सी, ये देखो AB और DC के बीच में स्थित है। AB ये वाला लाइन और DC ये वाला लाइन, इन दोनों के बीच में स्थित है ना। तो दो समांतर भुजा के बीच वाले जो स्थित कोण होंगे, उन अगर क्रमागत है तो उनका योग 180 डिग्री होगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोण A और D को भी जोड़ने पर 180 डिग्री मिलेगा, कोण A और D का भी योग 180 डिग्री होगा, कोण A प्लस D इनको भी जोड़ोगे तो 180 मिलेगा, और कोण B और C का भी योग 180 डिग्री मिलेगा। इतना समझ में आया या नहीं आया? तो क्या क्या होना चाहिए, क्रमागत कोण होने चाहिए और समांतर भुजा के बीच वाले होने चाहिए। समांतर भुजा के बीच में होंगे तभी उनका योग 180 होगा। चलो, अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या कोण A और कोण B का योग 180 होगा या नहीं होगा? तो मैं कहूंगा इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, कोण A और B को जोड़ोगे तो 180 नहीं मिलेगा। यहां पर ध्यान से समझिएगा, कोण A और B को जोड़ने पर 180 क्यों नहीं मिल रहा? देखो कोण A ये वाला है, ठीक, कोण B ये वाला है, तो इन दोनों को जोड़ोगे और बोलोगे 180 मिलेगा तो ऐसा गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्रमागत तो हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों क्रमागत तो हैं बिल्कुल, लेकिन ये दोनों समांतर भुजा के बीच में नहीं है। ध्यान से देखो, ये AD और BC इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में ये कोण बन रहा है। तो AD और BC के बीच में जब बन रहा है तो वो दोनों AD और BC समांतर नहीं है ना। समांतर भुजा के बीच वाला कोण होगा तभी वो संपूरक होंगे, मतलब उनका योग 180 होगा। अब समझ में आया या नहीं आया? अब समझ में आया या नहीं आया? रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर हो सकता है आप सभी को कंफ्यूजन। ठीक है, फिर से देखना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कोण डी। अब देखना, कोण डी और कोण सी का योग 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, बस इतना आपको चेक करना है, यस या नो। कोण डी और कोण सी, तो मैं देखने जा रहा हूं कोण डी कहां पर स्थित है। तो कोण डी ये वाला है, ठीक है, कोण सी ये वाला है। अब देखो ये दोनों किस दो रेखा के बीच में है, तो ये देखो ये यहां पर है ना, AD भुजा और BC भुजा के बीच में है। अब सबसे पहले चार्ट में लिख के बताओ, AD और BC समांतर दिख रहा है क्या आपको? AD और BC समांतर है या नहीं? तो आप साफ बोलोगे AD और BC तो समांतर नहीं है ना। आपको दिख रहा है AD समांतर तभी बोलोगे जब उसमें तीर का निशान लगा के दिया हो। तो AD और BC समांतर नहीं है ना। तो इसके बीच वाले जो कोण होंगे, तो उसका यहाँ पर देखो समांतर भुजा के बीच वाले का ही 180 डिग्री योग होता है। तो जो असमांतर है, मतलब समांतर नहीं है, उसके बीच वाले कोण को जोड़ोगे तो 180 नहीं मिलेगा। तो कोण C और D को जोड़ने पर 180 नहीं मिलेगा। समझ में आया? किसका योग 180 मिलेगा? कोण A और D का। तो कोण A और D को जोड़ने पर 180 मिल रहा है। उसी तरीके से कोण C और B को जोड़ने पर 180 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से दो चीज समझ में आए। क्या प्रतिच्छेद करेंगे, फिर से आप बताओ, कौन सा प्रतिच्छेद करेंगे? निमिषा, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। सर AD और C और B एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ना। ADCB यहाँ पर प्रतिच्छेद, यहाँ कोण की बात की जा रही है निमिषा, यहाँ पर भुजा की बात नहीं की जा रही है। कोण कभी प्रतिच्छेद थोड़ी करेंगे, भुजा प्रतिच्छेद करती है ना। ठीक है,
यहाँ पर आपको ये देखना है कि कोण ए और डी, बस देखना है कि कोण ए और डी समांतर भुजा के बीच में स्थित है कि नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कोण ए बी और सी डी इसके बीच में स्थित है, तो इनके बीच में स्थित है और ये दोनों भुजा समांतर है, तो इनके योग क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। ठीक है, सी और बी को भी देखो तो ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच में स्थित है, तो इसलिए इनका योग 180 होगा। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ डी और सी के बारे में, कोण डी और डी सी के बारे में। तो ये देखो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा इन दोनों के बीच में है, जो ये दोनों भुजा समांतर नहीं है। तो समांतर नहीं है तो कोण सी और कोण डी का योग 180 नहीं होगा। अब सभी को समझ में आया या नहीं आया कि आपको पहचानना कैसे। तो दो चीज देखना है, क्रमागत कोण होने चाहिए, सिर्फ क्रमागत हो जाने से काम नहीं चलेगा, समांतर भुजा के बीच में स्थित होगा तभी उनका योग 180 होगा। इसको आप कॉपी में नोट कर लो। चलो सभी लोग यस बोल रहे हो, तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो और जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो। इस क्वेश्चन को देखो और पोल सेक्शन में आंसर करो। अब पोल में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। पोल सेक्शन में जाएं और आंसर करें। कोण ए का मान अगर 70 डिग्री है तो कोण डी का मान बताएं। काफी आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, जितने भी बच्चे यहाँ पर हो सभी लोग आंसर करेंगे जाके। 10 सेकेंड और है आपके पास। 10 सेकेंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप काफी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। कोण ए का मान अगर 70 डिग्री है तो कोण डी का मान बताएं। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल को मैं एंड कर दे रहा हूं और चैट अब ओपन है। से मैं हूँ ये तब से है तो। अच्छा, माइक बंद कर दो, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। चलो अब समझो। तो समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में सबसे पहले तो मुझे यह दे दिया गया कि यह जो भी चतुर्भुज है यह एक समलंब चतुर्भुज है। अब यहाँ पर कोण ए का मान आपको पता है 70 डिग्री और आपसे कोण डी का मान पूछा जा रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है इस समलंब चतुर्भुज में डीसी और AB ये दोनों समांतर भुजा है। ठीक है, जो भी आंसर लगा है बिल्कुल देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोण डी और सी ये दोनों समांतर भुजा के बीच में स्थित है। मुझे एक भुजा ये दिख रही है, दूसरी भुजा ये दिख रही है और ये दोनों भुजा समांतर है और इसके बीच में ये दोनों कोण है ना। तो अभी अभी आपको ये पढ़ाया गया था कि समांतर भुजा के बीच में जो स्थित दो कोण होंगे अगर क्रमागत हैं, लगातार एक के बाद एक है, तो इनका योग 180 होगा। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा, यह 110 डिग्री होगा, तभी तो इनका योग 180 होगा ना। इन दोनों को जोड़ने पर 180 मिले। मैं क्या कह सकता हूँ, कोण ए और कोण डी इनका योग 180 डिग्री होगा। कोण ए अगर 70 डिग्री है तो कोण डी बराबर 180। तो यहाँ से कोण डी तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से कहोगे 110 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया सभी को। कोण ए और डी का योग 180 होगा, बस इतना अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान था। चलो अगर ये समझ लिया तो फिर से क्वेश्चन करते हैं, और यह क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है। तो इसको भी आप काफी आसानी से आंसर कर सकते हो। पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। तो PQRS में अगर Q का मान 75 डिग्री है, इसमें कोण Q का मान अगर 75 डिग्री है तो कोण Y का मान बताओ। आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर कोण Q का मान 75 डिग्री है तो कोण Y का मान बताओ।
अच्छा, अभी भी काफी कम आंसर है। क्वेश्चन ये काफी आसान है, पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब देखो, आप पुराने कंसेप्ट भी लगा सकते हो, जो भी पहले के क्लासेस में जो चीज पढ़ाई गई उसको भी यूज कर सकते हो। ये हिंट है आपके लिए। चलो, अब आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। जल्दी से पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। अभी भी काफी कम लोगों के आंसर हैं। चलो, 5 सेकंड और। 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलो अब चैट ओपन। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि यह कौन सा चतुर्भुज है ना। यह नहीं दिया गया कि यह समलंब चतुर्भुज है या क्या है। लेकिन आप अगर इस आकृति को देखोगे तो मुझे साफ दिख रहा है कि ऐसा ये भुजा पी क्यू के समांतर है। तो पी क्यू के समांतर है, जिसमें दो भुजा मुझे अगर समांतर दिख रही है, और क्यू एस और क्यू आर ये दोनों समांतर नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो पहला चीज तो मुझे मिल गया, समलंब चतुर्भुज है जिसमें आर एस और क्यू पी या एस आर या पी क्यू समांतर है। ठीक है, अब अगर Q का मान दे रखा है 75 डिग्री, अगर मैं देख रहा हूं कोण Q का मान 75 डिग्री है और कोण Y का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे। आप यहाँ पर इस तरीके से खोजोगे जेड का आकृति। आप सभी लोग बनाओ, अगर इस तरीके से बनाया गया तो आप बताओ सभी को जेड बनते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा। आप सभी को एक उल्टा जेड बनते दिखा या नहीं दिखा। इस तरीके से, इस तरीके से एक उल्टा जेड बनते दिखा सभी को। अब मैंने आपको ये पढ़ाया था, पिछले क्लासों को याद करो, जहां पर एकांतर अंतःकोण के बारे में पढ़ाया जा रहा था कि अगर एक जेड की आकृति बने या उल्टा जेड बने, और अगर जेड की ये दोनों लाइन पैरेलल है यानी समांतर है, तो ये दोनों अंदर वाले कोण क्या होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एकांतर अंतःकोण, और इसके मान बराबर होते हैं। तो ये जेड के अंदर वाले कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर कोण Q 75 डिग्री का है तो कोण Y भी 75 डिग्री का होगा। एकांतर अंतःकोण है ये दोनों। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया। काफी आसान तरीका था। इस तरीके से आप बस देखोगे यहाँ 75 डिग्री तो यहाँ भी 75 डिग्री होगा, अगर आप इस तरीके से पहचान, है ना, क्योंकि ये पूरी लाइन जो है समांतर है इसके। ठीक है, ये पहले तरीका से तो सीख लिया। अब एक और तरीका से इसे समझ सकते हो। देखो, अगर मैं कह रहा हूं कोण Q 75 डिग्री है, तो कोण R कितना होगा। कोण R कितना होगा, कोण R हो जाएगा 105 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोण R और Q को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। समलंब चतुर्भुज में बताया गया कि क्रमागत अंतःकोण का योग 180 डिग्री होगा अगर वो दोनों समांतर भुजाओं के बीच में स्थित है। तो R और Q क्या है, एस आर और पी क्यू के बीच में स्थित है, इसलिए ये दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण क्यू आर का मान आपको पता चल गया 105 डिग्री। ठीक है, कोण आर का मान अगर आपको 105 डिग्री पता चल गया, अब मैं आपसे अगर ये पूछ रहा हूं कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, यहां मैं अभी हरे कलर का बना रहा हूं, ये बताओ ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा। चैट में लिखकर बताओ। तो आप कहोगे ये 180 डिग्री का होगा, है ना, रैखिक युग्म के कोण। तो हम कहेंगे कोण आर और कोण वाई। कोण आर और वाई क्या है, रैखिक युग्म के कोण है। तो अगर ये 105 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा, 75 डिग्री। 180 डिग्री में से आप 105 डिग्री घटा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। तो ऐसे भी आप कह सकते हो कोण y का मान 75 डिग्री। तो दोनों ही तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। इतना समझ में आया या नहीं बताओ, चैट में लिखकर बताओ। इतना सारा चीज समझ में आ गया तो बताओ अगले चतुर्भुज के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। चलो चलो, ये समझ में आ गया। तो अब समझते हैं काइट किसे कहते हैं, पतंग किसे कहते हैं, है ना। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, काइट। हेडिंग दे दो, काइट यानी पतंग। तो पतंग किसे कहते हैं। पतंग एक प्रकार का चतुर्भुज है।
सबसे पहले तो ये लिख लो, पतंग क्या है? एक प्रकार का चतुर्भुज। काइट क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। अब पतंग को पहचानोगे कैसे? हम लोग पतंग किसे कहते हैं? तो देखो इसमें क्या है, पतंग में अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। मतलब आसन भुजा बराबर होंगे, दो आसन भुजा का जोड़ा होगा और दो जोड़ा बराबर होगा। ठीक है। दो युग्म मतलब दो जोड़ा। अब देखो आकृति से ही समझ पाओगे। अगर मैं इस वाले फिगर को देख रहा हूं, है ना, तो मुझे दिखा ए सी और ए बी। सबसे पहले ये बताओ, ए सी और ए बी आसन्न भुजा है या नहीं है? ए सी और ए बी आसन्न भुजा है या नहीं है? आसन्न भुजा है या नहीं है? वाई या एन? ए सी और ए बी। तो ए सी और ए बी को बोलोगे ये दोनों आसन्न भुजा है। ठीक है ना। आसन्न भुजा पहचानने के लिए आपको सिखाया जा चुका है। तो ए सी और ए बी क्या है? आसन्न भुजा है। अब ए सी और ए बी दिया गया है कि बराबर है ना। मुझे ये पता है कि ए सी और ए बी क्या है? बराबर है। तो देखो यहां पर क्या बोला गया, एक जोड़ा मुझे बराबर दिख गया। आसन्न भुजा का एक जोड़ा बराबर दिख गया। अब दूसरा जोड़ा देखो, दूसरा जोड़ा मुझे दिख रहा है डीसी और डीबी। तो डीसी और डीबी आपको बराबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो डीसी और डीबी भी दिया गया है कि डीसी डीबी के बराबर है ना। डीसी और डीबी बराबर है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर डीसी और डीबी बराबर है तो आसन्न भुजा का, ध्यान से सुनिएगा, आसन्न भुजा का दूसरा जोड़ा भी बराबर है। तो दो दो जोड़े हुए तो हो गए, ए सी ए बी के बराबर और डी सी डी बी के बराबर। तो क्या कहेंगे, हमें दूसरा जोड़ा भी बराबर दिख गया। ठीक है। तो इसी तरीके से आप पहचानोगे। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, हम इस वाले चतुर्भुज को ए बी सी डी को क्या कहेंगे? काइट कहेंगे, यानी पतंग कहेंगे। ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आया कि पतंग आप पहचानोगे कैसे? ठीक है। पतंग में बस आपको यही देखना है कि एक जोड़ा मुझे यहां बराबर दिखना चाहिए, दूसरा जोड़ा मुझे यहां बराबर दिखना चाहिए। आसन्न भुजा का दो जोड़ा होगा और वो दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है। चलो, अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया तो पहला क्वेश्चन बस यही है कि पतंग को पहचानना है आपको। ठीक है। तो कौन सा आकृति पतंग नहीं है? तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर जितने भी आकृति बनाए गए उसमें से कौन सा पतंग नहीं है। तो जो भी नहीं है वही आपका आंसर होगा। और इसके लिए अब आपको काफी कम समय दिया जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में बस आपको पतंग पहचानना है। तो 15 सेकंड है आपके सर पास बी। सिर्फ। अच्छा, माइक नहीं ऑन करेगा कोई? होल सेक्शन में जाओ, 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करो। बस इसमें यह पहचानना है कि कौन सा पतंग नहीं है, ए बी सी या डी। पतंग के बारे में क्या देखना है, आसन्न भुजा बराबर होने चाहिए, आसन्न भुजा के दो जोड़े बराबर होने चाहिए। सभी आसन्न भुजा बराबर नहीं बोल रहा, आसन्न भुजा के दो जोड़े बराबर होने चाहिए। चलो 5 सेकंड और रुकेंगे, यह क्वेश्चन काफी आसान था इसलिए 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट को ओपन कर दे रहा हूं। चलो, तो इसमें बस आपको यही देखना है कि कौन सा पतंग नहीं है। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो आप कह पाओगे कि यहाँ पर मुझे ये दोनों भुजा तो बराबर दिख रही है, आसन्न भुजा का एक जोड़ा बराबर दिख गया। देखो मैं कैसे पहचान, आसन्न भुजा का एक जोड़ा बराबर दिख गया। अब आसन्न भुजा का दूसरा जोड़ा भी बराबर दिख गया, नीचे से भी दोनों बराबर है। तो इसे हम कहेंगे यह तो पतंग है। ठीक है, यह एक पतंग है। ऑप्शन सी को अगर देखो तो ऑप्शन सी भी पतंग है क्योंकि यह दोनों सेम ही आकृति है, बस इसे घुमा दिया गया है ना। तो मैं क्या कहूंगा, इसमें भी एक जोड़ा मुझे यहां बराबर दिखा, दूसरा जोड़ा मुझे यहां बराबर दिखा, तो यह भी एक पतंग है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में मुझे क्या दिख रहा है, इसमें कोई भी दो आसन्न भुजा बराबर दिख रहा है क्या किसी को? सबसे पहले मुझे ऑप्शन बी के बारे में बताओ, कोई भी दो आसन्न भुजा बराबर दिख रहा है आपको? नहीं। यहां पर अगर कहोगे ये भुजा इसके बराबर है तो ये दोनों तो सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा बराबर है, आसन्न भुजा बराबर नहीं है। तो आसन्न भुजा, कोई भी आसन्न भुजा बराबर नहीं है, तो यही हम कहेंगे कि यह एक पतंग नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, बी होगा। अच्छा, अब देखते हैं ऑप्शन डी को।
काफी लोगों के ऑप्शन डी भी थे, यह भी एक पतंग नहीं। अगर जो भी कह रहे हो कि यह एक पतंग नहीं है, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ, बस आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी इसका नाम दे देता हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, ए डी और ए बी आपस में बराबर है या नहीं है? हाँ या ना, चैट में लिख कर बताओ। ए डी और ए बी बराबर है या नहीं है? ए डी ए बी के बराबर है नहीं, तो आप बोलोगे हाँ ये तो बराबर दिख रहा है, ए डी और ए बी आपस में बराबर दिख रहा है। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि हमें आसन्न भुजा का एक जोड़ा बराबर दिख गया। ठीक, अब देखो, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सी बी और सी डी ये दोनों बराबर है या नहीं है? सी बी और सी डी बराबर है या नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ यह भी बराबर है आपस में, सी बी और सी डी भी बराबर है। तो मतलब आसन्न भुजा का दूसरा जोड़ा भी तो बराबर दिख गया, तो हम कहेंगे यह एक पतंग है। ठीक है, ये अलग बात है कि इसमें चारों ही भुजा बराबर है आपस में। ठीक है, चारों ही भुजा बराबर है, फिर भी आसन्न भुजा के दो 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 जोड़े तो बराबर दिख गए ना, तो इसलिए क्या कहेंगे, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में, यह भी एक पतंग है। तो यह भी एक पतंग है, यह भी पतंग है, यह भी पतंग है, यह पतंग नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। ये समझ में आया या नहीं आया, सभी लोग बताओ, इतना समझ में आया या नहीं आया? तो ये याद रखना कि ऑप्शन डी वाला जो आकृति है इसे भी एक पतंग कहेंगे। ठीक है, चलो, तो फिर से अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, और यह भी एक आसान सा क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। तो आप देखो, किसी भी पतंग में अगर 3 कोण के मान दे दिए जाए तो चौथा कोण आप ज्ञात कर सकते हो या नहीं कर सकते? अगर ज्ञात कर सकते हो तो उसका मान बताओ। चौथा कोण का मान बताओ। सर 120। अच्छा, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हो, आपको माइक नहीं ऑन करना है। आपको आंसर दो ही तरीके से देना है, या तो पोल में आंसर करना है, अगर पोल में नहीं आता, आपका पोल का ऑप्शन नहीं आता, तो जैसे ही मैं पोल एंड करता हूँ उसके बाद कहता हूँ चैट में आंसर करो, तब चैट में आप आंसर दे दोगे, माइक कभी नहीं ऑन करोगे। चलो 5 सेकेंड और है, 5 4 3 2 1। अब पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो, अब चैट में लिखकर बताओगे इसका आंसर क्या है। देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पतंग है जिसमें क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से एग्जाम में दिया जाएगा कि पतंग में 3 कोण के मान दिए गए हैं, चौथा कोण का मान बताएं। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पतंग एक चतुर्भुज है या नहीं है? ये बताओ, पतंग एक चतुर्भुज होता है या नहीं होता? पतंग एक चतुर्भुज होता है, तो आपको पता है कि पतंग एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के 3 कोण अगर दिए गए हैं तो चौथा कोण आप निकाल सकते हो। मान लिया कि चौथा कोण जो है वह एक्स है। ठीक है, मान लिया चौथा कोण का मान कितना है, वह एक्स है, तो हम ऐसे लिख सकते या नहीं लिख सकते, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस चौथा कोण जो होगा एक्स। तो ये जो 4 कोण आपको दिख रहे हैं, इन चारों के योग कितने होंगे? जल्दी से चैट में लिख के बताओ, इन चारों का योग कितना होगा? इन चारों का योग आप सभी को पता है 360 डिग्री होगा, क्योंकि पतंग एक चतुर्भुज होता है, किसी भी चतुर्भुज में चारों कोण का योग 360 होता है। अब आप क्या करोगे, अब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर दोगे। अगर मैं 60 डिग्री 120 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ूं तो आपको मिल जाएगा 240 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री, और यहां से आप एक्स का मान काफी आसानी से निकाल सकते हो। 360 माइनस 240 डिग्री यानी 120 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में चौथा जो कोण होगा पतंग का वो 120 डिग्री का होगा। ये समझ में आया या नहीं आया, बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलो इतना अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समांतर चतुर्भुज। अब देखो जो अगला टॉपिक है आपका समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। अब हेडिंग देके सारे चीज, अभी इसमें काफी सारे गुण इसके पढ़ने वाले हैं। तो अब जितने भी चार चतुर्भुज है, देखो दो चतुर्भुज तो हमने पढ़ लिया, अब बचे हुए जो चार है, समांतर चतुर्भुज, आयत, सम चतुर्भुज और वर्ग, ठीक है, ये चारों चतुर्भुज के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इन चारों में क्या है, काफी सारी चीज एक जैसे है, ठीक है, काफी चीज अलग अलग भी है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए आप सभी चीजों को एक एक करके लिखते जाओगे, ठीक है। मैं जितने भी इसके गुण को बताऊं सभी गुण को अलग अलग करके लिखोगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो आप सभी को ध्यान से सभी चीज को नोट करना है। चलो पहले ये देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है या दिखता कैसा है। तो यदि कोई चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समांतर है तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि सम्मुख भुजा या आमने सामने की भुजा समांतर होनी चाहिए। क्या बोलोगे, आमने सामने की भुजा समांतर होनी चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए। तो जितने भी अपोजिट साइड हैं सभी के सभी पैरेलल होंगे, ठीक है। जितने भी सम्मुख भुजा हैं सभी के सभी समांतर होंगे। देखो यह कैसा दिखता है। तो अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाना चाहूं तो इस तरीके से बनाऊंगा, है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ एबीसी, अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ एबीसीडी, तो मुझे क्या दिख रहा है, ए सी, यहाँ बी है ना, या बी, तो एबीसीडी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ए बी जो है वह सी डी के समांतर है, ए बी और डी सी समांतर है, ए बी डी सी के समांतर है। तो एक सम्मुख भुजा मुझे समांतर दिख गई, दो सम्मुख भुजा समांतर दिख रही, एक जोड़ा ए बी डी सी के समांतर। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि डी सी, डी ए और सी बी ये दोनों भी समांतर है ना, ये दोनों भी आपस में समांतर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए डी बी सी के समांतर है। तो जो भी सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर है। ए बी किसके समांतर, ए बी भुजा डी सी के समांतर और ए डी भुजा बी सी के समांतर। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया, समांतर चतुर्भुज होता क्या है, आप पहचानोगे कैसे, ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलो आप ये बताओगे अगर मैं इस तरीके से कोई आकृति बनाऊं तो इसे आप समांतर चतुर्भुज बोलोगे या नहीं बोलोगे। इस आकृति को आप समांतर चतुर्भुज बोलोगे या नहीं बोलोगे, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। देखो अब ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज नहीं है, अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं, ठीक है। अभी मैं, मुझे ये फिगर बना के दिया जाए तो मैं बोलूंगा कि पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। हाँ, पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्यों नहीं है। अब मैं अगर इस तरीके से बना दूं, देखो चतुर्भुज तो वही है, बस इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दर्शाना पड़ेगा आपको। अब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब आपको कुछ समझ में आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। समांतर दर्शाने के लिए आपको तीर का निशान देना पड़ेगा। अब मुझे दिख रहा है पी क्यू एस आर के समांतर है और पी एस क्यू आर के समांतर है ना। हाँ, तो अगर इस तरीके से तीर का निशान दिया रहेगा तभी तो पता चलेगा कि ये दोनों भुजा समांतर है, ठीक है। तो तीर का निशान से आप समझोगे कि ये समांतर है, तभी आप बोलोगे ये दोनों समांतर चतुर्भुज है ना। तो देखो यहाँ पर अगर इस आकृति को आप देखो, यहाँ पर बना के दिखाया गया है, हमेशा इस तरीके से आपको दिया रहेगा ए बी इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, तभी हम कहेंगे ये दोनों समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब अगर आपके किताब में, बुक में इस तरीके से बनाया हुआ रहेगा तो सभी जगह तीर के निशान आपको नहीं दिख, हाँ जरूरी है, लेकिन ध्यान से सुनो, आप अपना बुक को देखोगे तो कई बार तीर का निशान नहीं मिलेगा, तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा कि यह एक समांतर चतुर्भुज है,
अगर लिखा हुआ है तो फिर तीर का निशान नहीं बनाया रहेगा, तब आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये जो भुजा है इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। मतलब समझ में आया? तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछा जाए तो तीर का निशान से आप समझोगे ये समांतर है या नहीं। चलो, समांतर चतुर्भुज में क्या बताया? समांतर चतुर्भुज में क्या बताया कि सम्मुख भुजा समांतर होने चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? सभी को नोट करते जाओगे, जल्दी जल्दी नोट करोगे या स्क्रीनशॉट लेते जाओगे, बाद में नोट कर लेना, ठीक है? चलो, पहला गुण क्या होता है? पहला गुण यही होता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समांतर होती है। तो ये तो आपको पता ही है कि सम्मुख भुजा समांतर होती है, यह तो हमने परिभाषा में ही पढ़ रखा है कि समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी के पैरेलल और ए बी सी ए डी के पैरेलल होगा, मतलब सामने के भुजा समांतर होगी, है ना? तो ये आपको पता है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया, ठीक। दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण क्या है? जो सम्मुख भुजा है, अभी आपने बोला क्या सम्मुख भुजा क्या है? समांतर होती है। दूसरा गुण ये सम्मुख भुजा बराबर भी होती है, सिर्फ समांतर ही नहीं होती, बराबर भी होंगी, मतलब इक्वल भी होगा। तो मतलब अगर मैं कह रहा हूं ए बी सी डी के समांतर है तो इसका मतलब है कि ए बी सी डी के बराबर भी है। अगर बी सी ए डी के समांतर है तो बी सी ए डी के बराबर भी होगा, मतलब सम्मुख भुजा क्या है? बराबर होंगे। समझ में आया? सम्मुख भुजा बराबर भी होगा, मतलब अगर ए बी की लंबाई आपको दे दी गई 20 सेंटीमीटर, तो आप बताओ डीसी की लंबाई कितनी होगी? अब बताओ डीसी की लंबाई कितनी होगी? डीसी की लंबाई कितनी होगी बताओ? डीसी की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना? क्योंकि सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना सम्मुख भुजा बराबर होगी। अगला देखते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, मतलब आमने सामने के जो कोण है, सम्मुख कोण क्या होता है आपको पता है? सम्मुख कोण क्या होता है तो पता है, तो सामने के कोण बराबर भी होंगे। तो देखो कोण ए और कोण सी, ये दोनों सम्मुख कोण है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ ये दोनों तो सम्मुख कोण है, तो कोण ए कोण सी के बराबर होगा, ठीक है? कोण ए कोण सी के बराबर होगा। चलो, अब देखते हैं कोण डी और कोण बी। तो कोण डी और बी सम्मुख कोण है कि नहीं? तो बोलोगे कोण डी और बी क्या है? सम्मुख कोण है, तो कोण डी और कोण बी भी बराबर होगा, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कोण डी का मान 100 डिग्री है, तो कोण बी का मान कितना होगा बताओ? कोण बी का मान कितना होगा? अगर कोण डी का मान 100 डिग्री दे रखा है तो कोण बी का मान भी 100 डिग्री होगा, क्योंकि बराबर है ना? तो कोण डी अगर 100 डिग्री है तो कोण बी भी 100 डिग्री होगा, बिल्कुल। अब अगला देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब विकर्ण जो होगा एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। अब समद्विभाजित करने का क्या मतलब है? देखो, दो तीन चीज आपको पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? चैट में लिखकर बताओ, समांतर चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, ये बताओ। तो आपको पता है किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। अब जब आप दोनों विकर्ण को बनाओगे, देखो मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं। एक विकर्ण मैंने बनाया AC, दूसरा विकर्ण बनाया BD या DB। तो ये दोनों विकर्ण आपको दिख रहे होंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए, है ना? बिंदु O पर, ठीक है? बिंदु O पर ये दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोनों जो एक दूसरे को काट रहे हैं बराबर बराबर भागों में काटेंगे, मतलब सम द्विभाजित का मतलब क्या हुआ? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, विभाजित मतलब भागों में बांटना, ठीक है? तो दो बराबर भागों में बांटेंगे, मतलब अगर OA की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो OC की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं कह रहा हूं OA की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो OC की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर होगी। इसे ही कहेंगे बराबर बराबर भागों में बांटना। समझ में आया या नहीं? अगर मैं कह रहा हूं OD की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो OB की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं कह रहा हूं OD की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो OB की लंबाई भी
6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, मतलब 2 बराबर बराबर भागों में बटेगा। वो ए ओसी के बराबर होगा, ओ बी ओडी के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं कह रहा हूं ओडी की लंबाई, ये ओडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ बीडी की लंबाई कितनी होगी, ये बताओ। बीडी की लंबाई कितनी होगी? बीडी की लंबाई मतलब ये वाला लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, ये पूरा। तो बीडी की लंबाई कितनी होगी? तो बिल्कुल 16 होगी। वेरी गुड। तो बीडी की लंबाई भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ए बी ओडी 8 है तो ये अभी ओ भी 8 हो जाएगा, और ये बीडी पूछा जाए तो आप 8 और 8 को जोड़ दोगे और बोलोगे 16 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया। चलो अब एक और गुण है, एक गुण और देख लो। एक गुण और क्या कहता है? समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। अच्छा समपूरक क्या होता है, सबसे पहले जल्दी से बताओ। अगर कोई दो कोण को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? संपूरक कोण अगर होंगे तो कोण ए और बी का योग कितना होगा? अगर मैं कह रहा हूं कोण ए और बी संपूरक हैं तो उनका योग कितना होगा? 180 होगा, 360 नहीं होगा। ठीक है, तो दो कोण अगर संपूरक है तो उनके योग 180 होंगे। ठीक है, तो जो आसन्न कोण होंगे वो संपूरक होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? चलो इसको समझने के लिए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, एक यह बोल रहा हूं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। देखो अब यहां पर मैं तीर का निशान नहीं लगा रहा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर आपने तीर का निशान नहीं लगाया, आपने गलती कर दी है ना। तो मैं बोल तो रहा हूं कि एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है, तीर का निशान नहीं लगा रहा। ठीक है, तो आपको अगर बोल दिया जाएगा तो फिर तीर का निशान जरूरी नहीं है कि लगाया जाए। तो आपको मानना पड़ेगा कि ए बी सी डी के समांतर है और ए डी बी सी के समांतर है। संपूरक को सप्लीमेंट्री कहते हैं सुनील, लिख लो आप, सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। संपूरक कोण को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। चलो अब जो जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उनके आंसर आप चैट में लिखकर बताना। कोण ए और कोण डी ये दोनों आसन्न कोण है या नहीं है? कोण ए और कोण डी आसन्न कोण है या नहीं है? हाँ या ना, ये बताओ। ए और डी को आप आसन्न कोण कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, इसका आंसर होगा यस, ये दोनों आसन्न कोण है। आसन्न कोण तो पढ़ाया था लास्ट क्लास में ना। आसन्न कोण किसे कहते हैं? दो तरीके से बताया था कि सम्मुख कोण को छोड़कर बाकी दो भी जो भी दो कोण होंगे वो आसन्न कोण होंगे। तो ए के सम्मुख तो सी दिख रहा है, तो सी को छोड़कर जो भी है ए और डी क्या है? आसन्न कोण है। या आप बोल सकते हो कि एक भुजा अगर कॉमन है तो आसन्न कोण होंगे, तो ए और डी आसन्न कोण होंगे। तो जो भी आसन्न कोण होंगे उनको जोड़ने पर 180 मिलेगा। तो कोण ए और डी का योग कितना होगा? कोण ए और डी को जोड़ोगे तो 180 मिल जाएगा। ये समझ में आया? कोण ए और डी का योग 180 मिलेगा। तो ये लिख लो, आसन्न कोण के योग 180 होंगे। समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण के योग 180 होंगे। उसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूं कोण ए और कोण बी का योग 180 होगा या नहीं होगा? यस या नो? तो हाँ बिल्कुल यस होगा। ठीक है, तो इसका योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि अगर देखो कोण ए को, तो कोण ए यहां पर है। बस आपको देखना है कि अगर ये दोनों आसन्न कोण हैं तो इनका योग 180 होगा। तो कोण ए और बी का भी योग 180 होगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कोण बी और कोण सी का योग 180 होगा या नहीं होगा? कोण बी और सी का योग 180 होगा या नहीं होगा बताओ? कोण बी और कोण सी का योग 180 होगा या नहीं होगा? तो कोण बी और कोण सी भी हमें दिख रहे हैं आसन्न कोण है, तो यह भी 180 डिग्री होगा। और किस कोण का योग 180 होगा लिख के बताओ। एक जोड़ा और बनेगा, लिख कर बताओ। कोण सी और कोण डी, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो जो भी आसन्न कोण दिख रहे हैं उन सभी के योग 180 डिग्री होंगे। बिल्कुल सही, सी और डी का योग 180 डिग्री होगा। अच्छा बताओ, अगर मैं लिख रहा हूं कोण डी और कोण बी, कोण डी और बी इनका योग 180 होगा या नहीं होगा? अच्छा माइक कोई नहीं ऑन करेगा, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा।
कोण डी और बी का योग 180 होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा। कोण डी और बी का योग 180 नहीं होगा। ये दोनों डी और बी को आप देखो, डी और बी क्या है? सम्मुख कोण है। तो अभी क्या बताया गया? आसन्न कोण का योग 180 होगा, सम्मुख कोण का योग 180 नहीं बताया गया। सम्मुख कोण बराबर होगा, अभी तो बताया ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण डी के बारे में क्या बोलेंगे? कोण डी और कोण बी बराबर होंगे, लेकिन इनका योग 180 नहीं होगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आया या नहीं आया? ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई? ये सारी चीज समझ में आ गई तो ये आज एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, अभी 3 मिनट का समय है, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहां पर ये बताओ कि अगर कोण P का मान 75 डिग्री है तो कोण R का मान कितना होगा? होल सेक्शन में अब आपको क्वेश्चन नंबर 91 दिख रहा है। अगर कोण P का मान 75 डिग्री है तो कोण R का मान बताओ। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप 10 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हो। आप बताओ, कोण P का मान अगर 75 डिग्री है तो कोण R का मान कितना होगा? देखो P और R कैसा कोण है? काफी आसान सा क्वेश्चन है, अब जल्दी से आंसर करें। पोल को मैं अब एंड कर दूंगा, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब चैट ओपन है। देखो यहां पर क्या दिख रहा है, यह एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, यहां पर दिख रहा है कि PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। अब कोण P का मान अगर 75 डिग्री है तो कोण R का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। कोण P और R क्या है? सम्मुख कोण है ना। तो अभी अभी आपको बताया गया कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होते हैं। तो अगर कोण P का मान आप बोल रहे हो 75 डिग्री है, तो बस इतने ही आसानी से आप कह सकते हो कोण R का मान भी 75 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। सम्मुख कोण को अपोजिट एंगल कहते हैं। सम्मुख कोण को इंग्लिश में अपोजिट एंगल कहते हैं, आमने सामने के कोण। ठीक है, अपोजिट एंगल, समझ में आया? अपोजिट एंगल कहते हैं भावना। चलो ठीक है, चलो। और कोई डाउट है कि आज की क्लास में? इतना सारी चीज अगर समझ में आ गई तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अब होमवर्क नोट करोगे, अभी कोई लेफ्ट करके नहीं जाएगा, अभी आप लोग होमवर्क नोट करोगे। तो अभी आपको पता है होमवर्क कैसे दिया जा रहा है। तो आपको बस इस वाले पेज की स्क्रीनशॉट लेनी। तो इस वाले पेज की जल्दी से जाओ, स्क्रीनशॉट लो।